यो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू डूइंग वेल इन योर स्टडी। सो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन क्लास 9। तो ग्रेविटेशन बेसिकली क्या होता है, अगर हम मोटा मोटा देखें तो ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन यही होता है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा बिना किसी सपोर्ट के तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशन। जैसे कि ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, जब मैंने इसको ऐसे नीचे फेंका तो ये नीचे गिर गया बिना किसी सपोर्ट के। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगा। अब मैम ये मार्कर तो नीचे गिरा, अब ग्रेविटेशन की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन तो बता दीजिए। तो ग्रेविटेशन की डेफिनेशन हो जाएगी आपकी, ग्रेविटेशन की आपकी डेफिनेशन हो जाएगी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कि किसी दो ऑब्जेक्ट या बॉडीज के बीच में लगता है इस यूनिवर्स में। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में जो भी होगी वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास ये पेन रखा है, मैं इसे बिना टच के सिर्फ अपनी फिंगर इसके पास ले जाऊंगी तो ये पेन मेरे पास अट्रैक्ट होना चाहिए। मैं भी एक बॉडी हूँ, ये भी बॉडी है, तो फिर ये अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा? ग्रेविटेशन फुस हो गया? नहीं भाई, फुस नहीं हुआ। यहाँ पे जो है क्या हो रहा है, फिंगर के पास स्टिक इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कमजोर है। और ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस बात को याद रखिएगा। क्लियर है? ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें ये सारी चीज़ें करके पता चले क्या कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक वीकेस्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मास के ऊपर डिपेंड करता है किसी भी दो बॉडी के, और उसको हम कंसीडर करते हैं इसके अंदर। क्लियर है? चमका तुमको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, इसको हम डेरिवेशन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये डिराइव हुआ था, इसका इफेक्ट डिपेंडेंस ऑफ मास और डिस्टेंस एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो इधर उधर मत देखो, इधर देखो, इधर इधर, ठीक है। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, इसको हम डिराइव करते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है किसी न किसी फोर्स के साथ जो कि प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के साथ उसके मासेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के डिस्टेंस के बीच में, ठीक है। अभी मैं 1 मिनट के लिए तुम्हें टॉपिक से इधर लेके आती हूँ। तो थोड़ा सा देख लो कि मुझे मालूम है तुम सबको पता होगा कि डायरेक्ट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन मैं बता दूँ ताकि तुम्हें इधर उधर ना जाना पड़े, ठीक है। तो अब क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में दोनों क्वांटिटीज एक साथ बढ़ती हैं और एक साथ घटती हैं, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो एक क्वांटिटी घटेगी, एक क्वांटिटी घटेगी तो एक क्वांटिटी बढ़ेगी। जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में तुम देख लो, 1 रुपए की एक टॉफ़ी मिलती है तो 2 रुपए की भी 2 टॉफ़ी मिलेगी, यानी जब रुपए बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ टॉफ़ीज भी बढ़ रहा है। वहीं पे इन्वर्सली में अगर तुम देखोगे तो जो है यहाँ पे क्या है कि 10 दिन में किसी काम को 5 वर्कर्स मिलके किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, और फिर अगर हम 10 वर्कर कर दें तो उसी काम को 10 वर्कर मिलके 5 दिन में पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहले हमारा जो नंबर ऑफ डेज था वो ज़्यादा था और नंबर ऑफ वर्कर कम था, फिर हमने जब नंबर ऑफ वर्कर बढ़ा दिए तो नंबर ऑफ डेज घट गया। तो यहाँ पे दोनों क्वांटिटी अलग अलग जा रही है, घट रही है एक बढ़ रही, तो ये हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। आई होप तुमको क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बैक टू। तो अब यूनिवर्सल तो हम जानते हैं कि अट्रैक्ट करती है, जो फोर्स होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच का वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मास जो होता है वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो बीच का डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इतना क्लियर है, ठीक है। तो जो फोर्स है, फोर्स वो है जो कि लाइन ज्वाइन करती है दो सेंटर्स के ऑब्जेक्ट को, ये हो गया तुम्हारा फोर्स। अब तुम कहोगे मैम फोर्स हम कितना लेंगे, राइट? नहीं सॉरी, फोर्स वो लाइन होती है, सॉरी हाँ, फोर्स वो लाइन होती है जो कि दो ऑब्जेक्ट के सेंटर्स को ज्वाइन करती है, और इसका फॉर्मूला ये है F=G/mm/d²। इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं, हमने एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया A और एक ऑब्जेक्ट कंसीडर किया B। एक का मास हो गया m1, एक का मास हो गया m2, ठीक है। हमने ये कंसीडर किया कि इनके बीच के सेंटर से इनका जो डिस्टेंस है वो है d, हमेशा सेंटर से हम डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होगा F×A, ठीक है, यानी कि फोर्स तो हो जाएगा m1×m2, ठीक है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मास के, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा, फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 × m2। ये जो तुम्हें A के जैसा दिख रहा है ये A नहीं है बच्चा,
ये तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है, तुम्हारा प्रोपोर्शनल का साइन होता है। तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 यानी मास 1 इंटू मास 2 क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तुम्हारी इक्वेशन 1 बन गई, ठीक है। अब आगे क्या है कि जो ऑल्सो जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू होता है, फोर्स प्रोपोर्शनल टू होता है 1/d² के, और ये क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उनके बीच का डिस्टेंस होता है। अब हमने 1 और 2 इक्वेशन से क्या निकाल लिया कि फोर्स प्रोपोर्शनल हो गया m1 इंटू m2/d² के, ठीक है। कैसे, देखो फोर्स प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू m2, ये हमारा लॉ जो हमारी इक्वेशन 1 आई थी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 आई, फोर्स प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/d² डिस्टेंस का स्क्वायर। अब 1 और 2 से हमने क्या निकाला, हमने निकाला ये वाली इक्वेशन, फोर्स डायरेक्टली फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2/d²। अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शन का तुम्हें साइन मिला है, अब इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए हम यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट वैल्यू पुट करेंगे, उस कॉन्स्टेंट को हमने ले लिया g, यहाँ पे हम अब जी लगा लेंगे, तो हमारा हो जाएगा फोर्स इक्वल टू जी इंटू एंड देन द होल फॉर्मूला, ये जो तुम्हारा है यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है तुमको? चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो अब हमने जो है ये अपना उससे डिराइव करके निकाल लिया। अब हमें प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करने के लिए हमें एक वैल्यू पुट करनी होगी के, ठीक है। अब हमने के पुट करा, वहाँ पे हमने जी लिया था, हम यहाँ पे के पुट कर रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम कुछ भी प्रूव कर सकते हो, पुट कर सकते हो। तो एक्सपेरिमेंटली ये फाउंड किया गया कि जो के है उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है पूरे यूनिवर्स के लिए, यानी कि सिर्फ अगर तुम अर्थ पे फाइंड करोगे तो भी तुम वही वैल्यू लोगे, मून पे जाके फाइंड करोगे तो भी तुम वही वैल्यू लोगे। तो क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं कि न्यूटन एक छोटे से घर में रहता था, किसी दुनिया के कोने में छोटी सी जगह पे रहता था, और उसने पूरे यूनिवर्स के लिए चीज़ें फाइंड कर ली, ठीक है, सिर्फ एग्जाम में नहीं लिख के आना, ओके। अब न्यूटन के अकॉर्डिंग जो ये कांस्टेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, या फिर यूजीसी भी कहते हैं, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे जी से करवाया था। इसकी एक वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11, और इसकी साई यूनिट होती है एन, न्यूटन मीटर को स्क्वायर अपॉन केजी का स्क्वायर। इसको तुम निकाल भी सकते हो, लेकिन तुम्हें वैल्यू याद करनी पड़ेगी, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे मैं बताती हूँ। तो देखो कैसे हम निकालेंगे, हमें अपना फॉर्मूला पता है, फोर्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट जी इंटू m1 इंटू m2/d²। हमने सबकी एसआई यूनिट पुट करी, फोर्स की होती है न्यूटन, जी का हमने कॉन्स्टेंट क्यों निकाल रहे हैं m1 इंटू m2, तो दोनों की केजी होती है, तो केजी इंटू केजी इंटू हो जाएगा केजी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर है यानी मीटर का स्क्वायर। तो जब हमने यहाँ पे डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, यहाँ पे केजी स्क्वायर मल्टीप्लाई में था, इधर आके हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो इसकी एसआई यूनिट क्या बन गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर इक्वल टू जी, और वैल्यू तुम्हें याद करनी पड़ेगी। क्लियर है, चमका तुमको? तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप अभी इतना ही अपने खोपड़ी में घुसा लो, आई होप इतना अच्छे से क्लियर होगा। आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट सेशन में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जगह खत्म हो गई, और सब्सक्राइब भी कर देना, और या बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।